देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत है और ये तब की बात है जब मैं और मेरा खास यार विनायक हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। आज इस घटना को करीबन 3 साल बीतने को आए हैं, लेकिन इस खौफनाक घटना को मैं भुला नहीं पाया, क्योंकि इस घटना ने मेरी जिंदगी की विचारों को पूरी तरह से बदल दिया था। तो आइए जानते मेरे साथ घटे इस घटना को और भी करीब से। हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन काफ़ी दिनों के बाद मेरी मुलाकात मेरी गर्लफ्रेंड से हुई थी। तो उसने मुझे एक अर्जेंट रात में मिलने को बुलाया था। दरअसल उसके घर के पास एक होटल भी था। दिखने में वो होटल काफ़ी आलीशान था, इसलिए उसने मुझे अर्जेंटली वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया, वो भी रात के वक्त, जहाँ मैं घर वालों की परमिशन के बिना रात में अपने कदम भी अपने घर से बाहर नहीं पटकता था। तो उसके कहने पर मुझे अर्जेंट रात के करीबन 11 बजे अपने घर से निकलना पड़ा। उस समय ठंड का माहौल था। उस कड़कड़ाती हुई ठंड में अपने घर से बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। खासकर रात में तो ठंड के मारे हाथ पैर कँपाने लगते थे। ऊपर से बाइक का वो साधन, अंधेर की चादर में लिपटी हुई वो रात काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त विनायक, जिसे हम प्यार से विनय भी कहते थे, किसी तरह हम उस होटल पर पहुंचे। होटल हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। अगर किलोमीटर के हिसाब से बताया जाए तो मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन शायद वो होटल मेरे घर से 58 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अर्जेंट इस तरह मिलने का कारण तो मुझे नहीं पता था। फिर तब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसने हम दोनों के बीच हुई किसी प्राइवेट बात को बताया, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। वो मामला भी थोड़ा गंभीर था। लगभग 1 या 1.5 घंटा लग गया उस मामले को सुलझाते सुलझाते। लेकिन फिर वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद अब हम दोनों को निकलना था। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि मैं प्रिया को उसके घर तक छोड़ देता हूँ, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने प्रिया को अपने बाइक पर बैठाया और उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए चला गया। वैसे भी रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए रास्ते में कीड़ों की वो आवाज़ भी हमें डरा देती थी। ऊपर से भयानक पसरा हुआ गहरा सन्नाटा अपनी गहराइयों से हर किसी को डरा देने में पूरी तरह से सक्षम था। किसी तरह मैं उसके घर पहुंचा और उसे घर छोड़ने के बाद वापस से घर लौटने का। मेरे साथ विनायक था, तो हम दोनों हंसी मजाक करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन मेरी गर्लफ्रेंड का ही था। दरअसल प्रिया ने बताया कि रास्ते में जाते समय मुझे कहीं भी अपनी बाइक को नहीं रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं उसकी बातों को कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर के बाद प्रिया ने कहा, हमारा ये रास्ता थोड़ा हॉन्टेड बताया जाता है, इसलिए हम सभी इस रास्ते से संभल कर ही जाते हैं। खासकर रात में कुछ ज़्यादा डरावना हो जाता है। मैंने पहले तो प्रिया की बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि मैं इन चीज़ों में कतई विश्वास नहीं करता था। खासकर भूत प्रेत से तो मुझे काफ़ी नफरत थी। इसलिए मैंने प्रिया की बातों को इग्नोर किया और बाइक की स्पीड को बढ़ाकर आगे बढ़ने लगा। ठंड के मारे हम दोनों के हाथ अब जमने लगे थे, इसलिए हमने सोचा कि कहीं कोई सही जगह देखकर अपनी बाइक को रोक लेते हैं और आग जलाकर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर विनायक ने कहा, अरे नहीं यार, आग जलाकर बैठेंगे तो फिर ठंड ज़्यादा लगेगी। कहीं ना कहीं विनायक भी सही बोल रहा था। ठंड में जब हम अपने हाथों को आग में ताप लेते हैं तो उसके बाद ठंड कुछ ज़्यादा ही लगने लगती है। तो मैंने भी ठंड को बर्दाश्त करना ठीक समझा। फिर एक बार हमारी बाइक ने स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे बाइक स्पीड से आगे बढ़ रही थी तो वैसे वैसे मेरे पूरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, जिस वजह से अब मेरे लिए बाइक को ड्राइव कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैंने विनायक से कहा, यार थोड़ी दूर तक तो ड्राइव कर ले, वो क्या है कि ठंड के मारे मेरे हाथ जम गए। लेकिन विनायक भी साला एक नंबर का ठरकी आदमी था। उसे पता था कि ड्राइव करने पर उसे ज़्यादा ठंड लगेगी, इसलिए उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया और मुझे छेड़ने लगा। उसने अपने ठंडे ठंडे हाथ मेरी शर्ट में दे दिए, जिस वजह से मेरी बाइक डगमगाने लगी और फिर हम दोनों बीच सड़क पर गिर गए। बाइक पुरानी थी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद अब हमारी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे हमारे पैर बाइक के नीचे आए तो हमें बहुत जोर की चोट लगी। खासकर ठंड में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। फिर मैं विनायक को 2-4 गाली देने लगा, लेकिन उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। हमने बाइक उठाई और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हम नाकाम रहे। अब हमारी पूरी कोशिश करने के बाद भी हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। गुस्से में आकर मैंने अपनी बाइक को वहीं छोड़ दिया और पैदल पैदल घर की तरफ निकलने लगा। आपको तो पता ही है, अगर हमारा घर दूर हो और रातों रात ही बाइक बीच में ख़राब हो जाए तो एक इंसान पर क्या बीतती होगी। मैं विनायक पर गुस्सा था तो वो बाइक को स्टार्ट करने में लगा हुआ था।
फिर कुछ देर के बाद बाइक की हेडलाइट अचानक ही सड़क पर पड़ी तो मेरी सांस में सांस आई। मैंने देखा कि अब मेरी बाइक स्टार्ट हो गई थी। एक पल के लिए तो मैं काफ़ी खुश हुआ। तभी मुझे सड़क के किनारे एक आदमी सिगरेट पीता हुआ दिखा। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब थोड़ी सिगरेट मुझे भी पिला दीजिए। लेकिन उस वक्त मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया था कि वो आदमी भला इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा होगा। ऊपर से वीरान इलाका था, तो इस बात को समझने से पहले ही मैं उसके पास पहुँच गया। फिर जैसे मैं उस आदमी के पास पहुँचा तो उसने एक बड़े ही अजीब से स्वर में कहा, कौन हो तुम और इतनी रात को इस सड़क पर क्यों घूम रहे हो? तो मैंने उस आदमी को बताया, अरे भाई साहब वो क्या है कि मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि अब वो स्टार्ट हो गई है और आपको तो पता ही है ठंड कितनी ज़्यादा ज़ोरदार है, तो मैंने सोचा थोड़ी सिगरेट पी लेता हूँ। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी मेरी नज़र उस आदमी के चेहरे पर पड़ी। दरअसल उसका चेहरा एक अजीब सी बदबू मार रहा था और जब मैंने काफ़ी ध्यान से देखा तो सिगरेट की उस छोटी सी रोशनी से मुझे उस आदमी का वो डरावना चेहरा नजर आया। उसका चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने तेजाब से उसके चेहरे को जलाया हो। तभी उस आदमी ने सिगरेट मेरी तरफ करते हुए कहा, ये लो तुम भी गटक लो। उसने इतना कहा ही था कि मैं 2 कदम पीछे खिसक गया और भागता हुआ सीधा विनायक के पास पहुंचा। अभी भी मुझे इस बात पर पूरा यकीन नहीं था कि वो कोई अनजानी ताकत है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो आदमी कोई डाकू या फिर कोई हत्यारा है जो मुझसे छेड़छाड़ करने के बाद पैसे छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं वहाँ से भागा था। लेकिन उस आदमी ने एक बार के लिए भी मेरा पीछा नहीं किया। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से कंफर्म थी कि अगर वो कोई चोर या बदमाश होता तो अब तक मेरे गले पर अपना चाकू रखकर मुझसे पैसे मांग लिए होते। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर मैं जल्दी से विनायक के पास गया और जब उसने मेरे डरे हुए चेहरे को देखा तो उसने कहा, क्या हुआ भाई, तुम्हारे चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं? तो फिर मैंने कहा, यार मेरे को लगता है वहाँ आके जो आदमी बैठा है ना वो एक डाकू है और हम दोनों को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी विनायक ने बाइक की हेडलाइट को उसकी तरफ मारा तो हम दोनों ने देखा कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। सड़क आगे से एकदम सपाट पड़ी थी। मैं इस चीज़ को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया। अभी मुझे इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा था कि उस जगह पर हम दोनों को कोई चीज़ नज़र आ रही है और साथ ही सड़क भी एकदम खाली है और ना ही सड़क के अगल बगल में मुझे कोई नज़र आ रहा था। इसका मतलब तो यही था कि वो सिगरेट पीने वाला आदमी अब गायब हो चुका था। जब मैंने पूरी बात विनायक को बताई और मैंने उसे विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि मैं उसके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। वो मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं था। तभी उसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया और फिर हम दोनों वहाँ से निकलने लगे। फिर कुछ देर तक तो बाइक चलती रही, लेकिन 100 या 200 मीटर दूर आगे जाते ही बाइक ने एक बार फिर से अपनी पूरी हरकत को आजमाना शुरू कर दिया। दरअसल बाइक फिर से बंद होने लगी। हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन अब बाइक का आगे बढ़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तभी विनायक ने कहा, यार मेरे को लगता है बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गई है। ऊपर से हमारी बाइक का स्विच भी काम नहीं करता था, तो ऐसे में ये पता लगाना बड़ा ही मुश्किल था कि बाइक में पेट्रोल है या फिर नहीं। फिर मैंने बाइक को इधर उधर हिलाया तो एहसास हुआ कि बाइक की टंकी में पेट्रोल तो है ही नहीं। फिर बाइक भला आगे कैसे बढ़ेगी? ऊपर से जब हमने यहाँ से आगे वाले पेट्रोल पंप के बारे में जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि पेट्रोल पंप यहाँ से करीब 7 किलोमीटर आगे है और हमें बाइक को इसी तरह पैदल पैदल चलाकर आगे लेकर जाना होगा। इसके अलावा हम दोनों के पास कोई रास्ता ही नहीं था। फिर हमने शुरू कर दिया बाइक को धक्का देकर आगे चलाने का काम। कुछ देर तक तो हम ऐसा ही करते रहे, लेकिन फिर पता नहीं बाइक को ऐसा क्या हुआ कि हमारी बाइक एकदम से धीरे से चलने लगी। मैं अभी भी पूरी ताकत के साथ धक्का लगा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था मानो कोई है जो हमारी बाइक को पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा है। लेकिन ये सब हम महसूस कर सकते थे क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान तो छोड़ो, कोई परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। फिर ऐसे में बाइक अचानक ही धीमी कैसे हो गई? हम दोनों यही सोच रहे थे कि तभी हमें किसी के खांसने की आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनते ही हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। ऊपर से कड़कड़ाती हुई ठंड, हम दोनों को ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। तभी मेरे दोस्त विनायक ने कहा, भाई तू एक काम कर, मैं धक्का लगाता हूँ तो बाइक का हैंडल पकड़। इतना कहकर विनायक ने बाइक का स्टीयरिंग मेरे हाथ में पकड़ा दिया और फिर खुद पीछे से धक्का मारने लगा। धक्का मारते हुए विनायक का शरीर भी ठंड के बावजूद पसीने से भीग गया और इससे साफ जाहिर हो रहा था कि कुछ तो है
जो हमें अपनी बाइक को धक्का मारने से रोक रहा है। तभी हम दोनों को किसी के कदमों की आवाज़ आई और जैसे हमने इस आवाज़ को सुना तो मुझे किसी सिगरेट के जलने की बदबू आने लगी और साथ ही वो कदमों की आवाज़ और उसके साथ साथ पहले वो किसी के खांसी लेने की आवाज़ भी आई थी। इसी बीच में अपने चारों तरफ देखने लगा तो मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया और ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए और अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि वास्तव में मेरे चारों तरफ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी घूम रही है। काफ़ी देर तक मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से पक्का हो गया था कि जो आदमी मुझे नज़र आया था वास्तव में वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। जब मैंने ये बात अपने दोस्त विनायक को बताई तो उसे मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और उसके बाद जो हुआ उसने हम दोनों को पूरी तरह से डरा कर रख दिया। कुछ देर के बाद ही हमारे सामने किसी की परछाई मंडराने लगी और उस परछाई को देखकर अपना 100% पक्का था कि जो आदमी सिगरेट पी रहा था वो कोई मामूली इंसान नहीं था बल्कि किसी प्रेत का ही रूप था। और वो आदमी मुझे सच में सड़क के बीच में नज़र आने लगा और उसने अपना एक पैर हमारी बाइक के हैंडल पर रखा हुआ था, जिस वजह से हमारी बाइक का आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद जब विनायक ने उस आदमी को देखा तो वो उस पर गुस्से से भड़कने लगा। उस वक्त वो ये भूल गया था कि उसके सामने खड़ा वो आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और वो एक भूत है। तभी उस आदमी ने विनायक को एकदम से पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैर थर थर कांपने लगे। उस आदमी ने अपने मुंह से एक अजीब सी बात कही, हमें उसकी भाषा समझ में नहीं आई और फिर उसने विनायक को एकदम से नीचे गिरा दिया। जैसे ही विनायक नीचे गिरा तो वो दर्द के मारे चीखने लगा, लेकिन उस समय हमारी मदद करने वाला तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसलिए मैंने विनायक को अपना हाथ दिया और उसे उठाते हुए वहाँ से भागने को कहा। हम दोनों बहुत तेज़ गति से वहाँ से भागने लगे। अब जो होना था हमने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उसके पैर में भी गहरी चोट आई थी, लेकिन हमने बाइक की कोई परवाह नहीं की और हम दोनों अपनी बाइक को वहीं छोड़कर तेज गति से भागने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें एक ऊंचाई वाला भाग नजर आया। हमें लगा कि यहाँ हम आराम से रुक जाएंगे। ऊपर से वहाँ पर हम दोनों को ठंड भी काफ़ी कम लग रही थी और ऊंचाई में वैसे भी ठंड कम ही रहती है, तो हम दोनों को वहीं ज़रूर रुकने के लिए सही जगह लगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं और विनायक अब भागते भागते काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो हम दोनों के कदम एकदम से रुक गए और हम दोनों वहीं रुककर इधर उधर देखने लगे। सुकून की बात तो ये थी कि अब हमारे चारों तरफ हमें किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन हम गलत थे क्योंकि हमें फिर से उन्हीं चीज़ों का आभास होने लगा। फिर कुछ लोग भागते हुए एक खेत के इलाकों की तरफ से हमारे पास आए। उनके कपड़ों को देखकर वो किसी आदिवासी की तरह लग रहे थे, शायद कोई ऐसी जनजाति जो अभी शिक्षित नहीं हो। तभी विनायक ने कहा, यार मुझे लगता है ये हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए हमें इनसे मदद मांगनी चाहिए। तभी विनायक उन लोगों से कहने लगा, अरे भैया वो हमारी बाइक ख़राब हो गई है। बस हमने उन लोगों से इतना कहा ही था कि तभी उन्होंने हम दोनों को एकदम से पकड़ लिया और फिर कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ाने लगे और फिर वो हमें लेकर अपनी बस्ती में पहुंच गए। हमें उन बुरी शक्तियों से तो छुटकारा मिल ही गया है जो हमें काफ़ी देर से मारने पर तुली हुई थे, यानी कि वो सिगरेट वाला आदमी। हमें लग रहा था कि शायद ये लोग हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वहाँ ले जाकर बस हमें बंदी बनाएंगे। लेकिन आगे जो हुआ उसने सच में हम दोनों के दिल को दहला दिया। उन सभी आदिवासी लोगों ने हम दोनों के बदन को एकदम से बांध लिया और उसके बाद हम दोनों को एक पेड़ के पास ले जाकर वहाँ लटका दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अब हमारे साथ कुछ होने वाला है। उस घनघोर अंधेरे में कड़कड़ाती उस ठंड में अब मेरे हाथ पैर जमने लगे थे। तभी वो कुछ अजीब सी भाषा में जोर जोर से उछल उछल कर कुछ बोल रहे थे। अब उनकी भाषा हम दोनों के समझ से बाहर थी। वो क्या बोल रहे थे ये तो हमें नहीं पता। तभी वो सब एकदम से चुप हो गए और ये सब सिर्फ एक सेकंड में हुआ। उन सभी को इस तरह खामोश होता देख मुझे भी समझ में नहीं आया। सिर्फ एक ही पल में वहाँ पर सन्नाटा पसर गया। उन सभी ने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई आने वाला है। फिर जब मैंने उन सभी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा तो पता चला कि उनका शरीर अजीब सा था। उनके शरीर की बनावट एक आम इंसान से अलग थी। फिर जैसे मेरी नज़र उन सभी के पैरों पर जाने लगी तो मैंने देखा कि उनके पैर तो हवा से आधा इंच ऊपर की तरफ उठे हुए थे और कुछ लोगों के पैरों के आगे के पंजे हमें दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अब ये तो साफ हो गया था कि ये सब भी भूत प्रेत हैं और हम एक मुसीबत से निकलकर दूसरी बेहद गहरी मुसीबत में गिर चुके हैं।
मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। एक मुसीबत से निकलकर हम दूसरी मुसीबत में तो गिर गए, लेकिन यहाँ से निकलने का अब हम दोनों को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने ये बात अपने दोस्त विनायक को नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं उसे कोई सदमा न लग जाए और फिर वो डर के मारे पूरी तरीके से हताश न हो जाए। इसलिए मैंने इस बात को अपने मन के अंदर दबा कर रखा और मैं इस बात को किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैं खामोश रहा। कुछ देर के बाद वहाँ एक अजीब सी आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था मानो कोई वहाँ ढोल बजा रहा है। ढोल की आवाज़ के साथ ही आग से जलती मसाल दोनों की रोशनी अचानक ही चारों तरफ नजर आने लगी और फिर अचानक ही वहाँ पर किसी के कदमों की आहट आई। कुछ लोग पहले आगे आ गए तो कुछ धीरे धीरे पीछे आने लगे। वहाँ सर पर पगड़ी बंधे एक अजीब सा आदमी उस समय बहुत ही बुरी तरह डर गया। जब मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर दो लंबे लंबे दांत थे जो उसके जबड़े को फाड़कर बाहर निकले हुए थे, और उसके हाथ के नाखून भी बहुत लंबे लंबे थे जो खून से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी उसने ताज़ा खून पिया हो। पूरा जिस्म खून से लहूलुहान था। पहले तो उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराने लगा। ठंड होने के बावजूद भी मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। अब तक सब बातों के बारे में विनायक को पता चल चुका था। ऊपर से हम दोनों किसी को कॉल करने की कोशिश करने की सोचने लगे, पर अब हमारे हाथ भी बंधे हुए थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस सामने खड़ी अपनी मौत दिखाई दे रही थी। तभी विनायक ने कहा, भाई लगता है आज हम दोनों मरने वाले हैं, अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तक तो मुझे अपने घर वाले भी याद आने लगे थे और विनायक को भी लगा था कि अब बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान कभी भी अपने समय से पहले किसी काम में सफल नहीं होता है। क्योंकि अभी हमारी मौत का समय नहीं हुआ था, तो भला इतनी जल्दी हम मर भी कैसे सकते थे। कुछ देर के बाद ही हमें वहाँ किसी सिगरेट जलने की बू आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई हमारे आजू बाजू में बैठकर ही सिगरेट पी रहा हो, लेकिन हमें उस शख्स का अंदाज़ा नहीं था कि वो कौन है और कहाँ पर बैठकर सिगरेट पी रहा है। तभी मेरे कान में आवाज़ आई, मैं तुम लोगों को सावधान करना चाहता था, लेकिन तुम मुझे ही गलत समझकर गलत जगह पर आ गए। अब ये लोग तुम्हारी बलि देंगे। मैं झट से अपने आजू बाजू में देखने लगा। तभी मुझे वही आदमी नजर आया जो कि कुछ देर पहले सड़क के किनारे बैठकर सिगरेट पी रहा था। उस आदमी को देखते फिर से मैं हकलाने लगा। जिस आदमी से डरते कांपते हम दोनों यहाँ तक भागे थे, वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। तभी उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अगर तुम दोनों को इन आदिवासी भूतों से बचकर निकलना है तो किसी सही समय का इंतज़ार करना होगा, यानी कि रात के 2 बजे ये तुम दोनों की बलि देने वाले हैं। लेकिन उससे ठीक आधे घंटे पहले ही हमें अपनी जान बचानी थी, यानी कि ठीक से आधे घंटे पहले हमें मुक्त किया जाएगा और तब हम बुरी तरह से बेहोश हो जाएंगे। और अगर हम उस बेहोशी की हालत से बच गए तो यहाँ से जिंदा बचकर निकलना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम दोनों को बस अपने आप को जगाए रखना है। उसके बाद मैंने अपनी आँख बंद कर ली और फिर वो आदमी भी हमारी आंखों से गायब हो गया। हमें तो पता ही नहीं चला कि पल भर में ही वो आदमी वहाँ से कहाँ चला गया। फिर उसके बाद बिल्कुल वही हो रहा था जो उस आदमी ने बताया था। उन लोगों ने हम दोनों को खोल दिया और फिर हमें अपने शरीर पर एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। बार बार मेरी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को किसी तरह जगाए रखा। मेरा पूरा शरीर भारी हो गया था और बिल्कुल ऐसा ही मेरे दोस्त के साथ भी हो रहा था। और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था, क्योंकि मुझे नींद का झटका आ गया और फिर मेरी आंख बंद हो गई। फिर कुछ देर के बाद किसी ने मुझे हाथ लगाया और मुझे हिलाने लगा। मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे लगा कि अब तो हम बलि के हत्थे चढ़ी जाएंगे, अब हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने विनायक खड़ा था। फिर हम दोनों वहाँ से भागने लगे। दरअसल अब वहाँ से वो आदि जनजाति के लोग गायब हो चुके थे, या फिर यूँ कहें कि कुछ समय के लिए वहाँ से छूमंतर हो चुके थे। उस आदमी ने हमें बताया था कि यहाँ से ठीक आगे हमें एक शिवजी का मंदिर दिखेगा और उस शिवजी के मंदिर के अंदर रुद्राक्ष है, हमें बस उसको जाकर छूना होगा। मैं और विनायक भगवान को याद करते हुए किसी तरह उस मंदिर के पास पहुँच गए जो जंगलों के बीचों बीच था। जैसे ही हम उस मंदिर में पहुँचे तो हमने देखा कि उस मंदिर के अंदर रुद्राक्ष की एक बड़ी सी माला थी और उस माला को देखकर मुझे काफ़ी सुकून मिला। फिर मैंने उसे हाथ लगाया और मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। सुबह के 5 बजे तक हम दोनों वहीं पर इंतज़ार करते रहे और उसके बाद जैसे सुबह के 5 बजे तो हम अंधेरे अंधेरे में निकल गए। किसी तरह हम आधे घंटे में
पेट्रोल पंप पर पहुंचे और बाइक में पेट्रोल डलवाकर अपने घर भी पहुंच गए। घर वालों से तो मैंने ये बहाना बना लिया कि मैं किसी कागज कार्रवाई के लिए इतनी जल्दी उठ गया था, लेकिन उस दिन ने मुझे ये सिखा दिया कि वास्तव में हर चीज़ बुरी नहीं होती। जहाँ बुरी शक्तियाँ रहती हैं तो वहाँ किसी अच्छी रूह का विवास करना एक लाजमी सी बात है। उस दिन उस आदमी के कारण, या फिर यूँ कहें कि उस आत्मा के कारण, हम दोनों जिंदा बच गए। लेकिन दोस्तों, ये घटना मुझे आज भी बुरी तरह से डरा देती है। उस दिन के बाद मैंने उन आदिवासियों के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।